कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। हमेशा बढ़िया स्वस्थ और खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 के बारे में। भाग 5 में ही हैं, अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे हम। भाग 5 चल रहा है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ के बारे में बात की गई है। संघ अर्थात केंद्र। केंद्र में, जैसे केंद्र में कौन होता है? संसद होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी। तो संघ के बारे में बात करता है भाग 5। हमने भाग 5 में अध्याय 1 देखा। अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में बात की गई थी, जिसमें हमने राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी के बारे में भी पढ़ा और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी। अध्याय 2 के बारे में बात करी। अध्याय 2 में क्या था? अध्याय 2 में संसद के बारे में बात की गई थी। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 के बारे में क्या है? अध्याय 3 में, अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी अर्थात कानून, विधि निर्माण की शक्ति। तो राष्ट्रपति जी की विधायी शक्ति के बारे में बात की गई है अध्याय 3 में। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 123, 123। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये आर्टिकल 123 सीधे तौर पर याद रखिए। अनुच्छेद 123 अर्थात 123, 123। राष्ट्रपति जी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? 123, यानी कि 1, 2, 3 अर्थात 123 में। कई बार ये पूछा गया है। और राज्यपाल की किस में है? राज्यपाल की है 213 में। 213 यानी कि 1 को बीच में ले आइए। 213, 213। हम सिर्फ यहाँ भी बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। क्लियर? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब हमने अध्याय 1 में, भाग 5 के ही अध्याय 1 में जब हमने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा था, तब मैंने कहा था कि आगे भी राष्ट्रपति जी से संबंधित आर्टिकल आएंगे। तो देखिए, भाग 3 में है और भाग 3 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो भी यही, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कि जब संसद का सदन नहीं चल रहा होता, संसद ने अवकाश ग्रहण कर रखा होता है, छुट्टी पर होती है। आपको पता है, ऑलवेज, हर समय, पर डे तो संसद नहीं चलती, कुछ गैप होता है, कुछ अवकाश होता है, छुट्टी पर रहती है, विश्रांति काल होता है। तो उस समय जब संसद के सदन नहीं चल रहे, संसद बैठक में नहीं है, संसद अवकाश पर है, संसद छुट्टी पर है, तब राष्ट्रपति जी की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात की गई है आर्टिकल 123 अर्थात 123 में। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है। तो सीधे तौर पर क्या लिखा है इसमें? अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। हम पहले इसकी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि संविधान में क्या लैंग्वेज दी गई है, बाद में समझेंगे भी उसको। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में, यानी कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, अर्थात उनकी बैठकें हो रही हैं, वो बैठक कर रहे हैं, तो उस समय को छोड़कर यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित अर्थात जारी कर सकती है, अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उस परिस्थितियों के लिए अपेक्षित प्रतीत हो। तो ये बात की गई है पहले में। फर्स्ट में क्या बात की गई है कि जब संसद का सदन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो संसद के सदन ही कानून बना लेंगे। परंतु जब वो छुट्टी पर हैं, विश्रांति काल है, छुट्टी है उनकी, सदन नहीं चल रहे, तब क्या होगा? उस समय ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई कि कानून की तुरंत आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी उस पर कानून बनना है। तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति जी के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया? फर्स्ट में सिर्फ इतना ही है कि जब संसद के दोनों सदन बैठक में नहीं हो, अर्थात उनका सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो उस कानून का निर्माण कर सकते हैं जिस कानून की उस समय आवश्यकता पड़ी है। क्लियर? ये बात लिखी गई है क्योंकि ऐसा है कि अब संसद के बैठने का वेट तो करेंगे नहीं, उन समय इस तरीके की सिचुएशन है कि कानून लाना अभी ज़रूरत है और देश को आवश्यकता है, तो संसद के बैठने का इंतज़ार करेंगे नहीं। अगर देश में इस तरीके के कानून की आवश्यकता है, तो इस कारण से राष्ट्रपति जी को ये शक्ति दी गई कि उस समय राष्ट्रपति जी अध्यादेश लाकर कानून का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर?
इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। क्या कहा गया है कि जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, विधि बनाई जाती है, जिनका निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, तो जो उनका प्रभाव, उनका बल होता है, वही प्रभाव बल इस अध्यादेश का भी होगा। अर्थात इस अध्यादेश के तहत जो विधि अर्थात कानून बनाया गया है, वही सेम प्रभाव इसका भी होगा। क्लियर? किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, यानी कि जब संसद की बैठक होने लगेगी, संसद की बैठक होगी, कार्रवाई होगी, तो उसके सामने इस अध्यादेश को रखा जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेत होने से, यानी कि दोबारा बैठने से, संवेत अर्थात दोबारा बैठक शुरू होने से, सत्र शुरू होने से, तो और संसद के पुनः संवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर, तो 6 सप्ताह की समाप्ति, जब संसद का सदन चल रहा है अर्थात शुरू हो गया है, तो संसद के सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह या आप 42 डेज भी बोल सकते हैं। दो चीज़ें, या तो 6 सप्ताह बोले आप, 6 वीक पूछें, या 42 डेज पूछें, 42 दिन, तो दोनों भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 6 सप्ताह, परंतु यहाँ पर 42 दिन नहीं दिए गए हैं, यहाँ फिर सिर्फ 6 सप्ताह दिए गए हैं, परंतु क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछते हैं इस कारण से, तो 42 डेज ही बैठेंगे। तो 6 वीक अर्थात 6 सप्ताह की समाप्ति पर, या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले, उस अवधि की अर्थात 42 या 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसको अनुमोदन अर्थात उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको अपनी सहमति दे देते हैं कि हाँ ये अध्यादेश ठीक है, सही कानून है, सही, इसको आगे भी जारी रखना चाहिए, तो वो अध्यादेश आगे भी उसी तरीके से जारी रहता है, कंटिन्यूटी में, बिल्कुल कंटिन्यूटी में जारी रहेगा ऐसे ही, अगर अनुमोदन कर देते हैं। क्या कहा गया है कि पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने तक प्रवर्तन में नहीं रहेगा। और यानी कि 2 बात की गई, अगर अनुमोदन दे देते हैं 42 दिन के अंदर अंदर, 42 दिन अर्थात 6 सप्ताह होने से पहले अनुमोदन कर देते हैं, तो कंटिन्यूटी में अध्यादेश अर्थात वो फिर रेगुलर जारी रहेगा जैसे बाकी कानून रहते हैं। अगर इस 42 दिन या 6 सप्ताह की अवधि पूरी होने तक, ये जो 6 सप्ताह है या 42 दिन हैं, इस बीच में अनुमोदन दे दिया तो जारी रहेगा, परंतु अनुमोदन नहीं दिया तो वहीं की वहीं अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, खत्म। क्लियर? राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति जी अपने अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी कर दिया, उस समय उसकी आवश्यकता थी, फिर उनको ऐसा लगा कि अब ठीक है, परिस्थितियां नॉर्मल हैं और इसका प्रभाव अब उस तरीके से नहीं पड़ रहा जैसा हमने सोचा था, इम्पैक्ट सही नहीं पड़ रहा, नेगेटिव पड़ रहा है, तो राष्ट्रपति जी अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं खुद। ठीक है, तो ये बात यहाँ की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है अध्यादेश। नोट: जहां संसद के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः संवेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजन के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चातवर्ती, पश्चात क्या होता है, उसके बाद अर्थात बाद में, पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। यानी कि मान लीजिए लोकसभा है, कौन सी लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यसभा 25 दिसंबर से बैठी है, 25 दिसंबर 2020 से बैठी है, और राज्यसभा 31 दिसंबर 2020 से बैठी है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, याद रखिए बैठी नहीं है अभी की क्लियर इस तारीख, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए जो आपको बात बताई है ना नोट में, इसके लिए 25 दिसंबर 2020 से लोकसभा बैठ गई है और राज्यसभा 31 दिसंबर यानी कि बाद में बैठी है, तो वो 6 वीक, 6 सप्ताह या 42 दिन कब से काउंट होंगे, तो वो बाद वाली तारीख से काउंट होंगे, यानी कि जब से राज्यसभा बैठी है, तो उस दिन से 42 दिन या 6 सप्ताह शुरू होंगे। अगर दोनों सदन साथ में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, और ऐसा भी हो सकता है राज्यसभा पहले बैठ जाए, लोकसभा बाद में बैठे, तो जो भी सदन बाद में बैठा है, जो भी सदन बाद में बैठा है, उस
तारीख से 6 सप्ताह काउंट होंगे, अर्थात 42 दिन उस दिन से काउंट होंगे। ये चीज़ नोट डाल के यहाँ लिख दी गई है। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि और जहाँ तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, काबिल नहीं है, तो वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा कोई ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया गया है जिसकी शक्ति संसद के पास नहीं है, यानी कि उस विषय पर संसद के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कानून बना सकती है, और राष्ट्रपति जी ने उस विषय पर अध्यादेश जारी कर दिया तो वो अध्यादेश शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अध्यादेश भी संसद की उन्हीं शक्तियों पर बनाया जाता है जिस पर विधि संसद बना सकती है, क्योंकि बाद में तो संसद को ही अनुमोदित करना है ना। तो ये बात याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति जी कुछ ऐसा अध्यादेश पारित कर देते हैं जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है तो वो अध्यादेश भी शून्य होगा। अध्यादेश उन्हीं शक्तियों पर, उन्हीं विधि निर्माण की शक्तियों पर बनाया जाता है, उन्हीं कानून निर्माण की शक्तियों पर बनाया जाता है जिन पर संसद विधि बना सकती है। चलिए, ये कुछ बातें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, जो शब्द लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल आम वे पर कि क्या समझना है। पहली बात तो याद रखिए, ये अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून ही है। क्लियर। इसका प्रभाव वैसा ही होता है जैसे संसद विधि बनाती है, उसका वैसा ही प्रभाव, वैसा ही बल होगा जैसे संसद का होता है। तो ये एक प्रकार का कानून है। दूसरी बात यह है कि ये अस्थायी कानून है। अस्थायी क्योंकि ये उस समय लाया जाता है जब संसद के सदन नहीं चल रहे होते, तो ये अस्थायी कानून है। जब संसद के सामने इसको रख दिया जाएगा और संसद इस पर अपनी स्वीकृति दे देगी, हाँ, कि इसको आगे कंटिन्यूटी में रखिए, तब ये स्थायी रूप ग्रहण करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अध्यादेश किस प्रकार का कानून है, तो अस्थायी कानून है। हाँ, अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति जी, परंतु आप सबको पता है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही जारी करेंगे। तो ये बात भी याद रखिएगा, बिल्कुल मंत्रिमंडल की सलाह से ही जारी करते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश। दूसरी बात, और एक बात कि संसद अगर अवकाश पर है, छुट्टी में है, तब राष्ट्रपति जी जारी कर सकते हैं अध्यादेश। अगर संसद भंग हो गई है, अर्थात लोकसभा भंग हो गई है, तब अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि संसद छुट्टी पर है, इस कारण से अध्यादेश जारी किया गया। अगर लोकसभा भंग ही हो गई है, जैसे हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है, अब राष्ट्रपति जी कहें कि लोकसभा भंग हो गई है, इतने चुनाव होते हैं, मैं कोई अध्यादेश पारित कर देता हूँ, नहीं, लोकसभा जब भंग हो जाती है तब नहीं, अब तो है ही नहीं, वो जो डिसॉल्व हो चुकी, समाप्त है अभी तो, अब तो तब नहीं कर सकते। जब संसद अवकाश पर है, विश्रांति काल में है, छुट्टी पे है, कार्रवाई नहीं चल रही, तब जारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्यादेश कितने समय तक जारी रह सकता है, अधिकतम अवधि पूछी जाती है कि अध्यादेश जारी रहने की अधिकतम अवधि क्या है। आप सब जानते हैं कि एक सेशन खत्म हुआ है, एक सत्र खत्म हुआ संसद का, तो दूसरा सदन बैठने के बीच में 6 महीने का गैप होता है। 6 महीने से ज़्यादा का बिल्कुल नहीं होगा। 6 महीने के भीतर ही दोनों सदनों की बैठक होगी दोबारा। तो पहली बात तो ये याद रखिए, अधिकतम अवधि अगर पूछी जाती है अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी, तो 6 महीने तो वो हो गए, 6 माह वो हो गए, और 6 माह प्लस 6 वीक अर्थात 6 सप्ताह या 42 दिन, तो अधिकतम अवधि ये होती है। याद रखिएगा, 6 माह तो वो प्लस होंगे पहले जिसके बीच में सत्र नहीं चल रहा, और जब सत्र बैठ जाता है तो उस सत्र के बैठने के बाद भी तो 6 सप्ताह दिए जाते हैं अध्यादेश को पारित करने के लिए। तो याद रखिए 6 माह अर्थात 6 महीने प्लस 6 सप्ताह या 42 दिन, ये है अधिकतम अवधि। पूछा जाता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि अगर इस चीज़ को आप समझेंगे तो सिर्फ इतना समझ में आएगा 6 सप्ताह, मतलब समझ में पूरा आएगा। जो जानकार हैं कानून के पूरी तरीके से उनको सब समझ में आएगा, परंतु नॉर्मल वे में सिर्फ 6 सप्ताह लिखा है तो इतना समझ में आएगा नॉर्मल इंसान को। परंतु क्या है, अधिकतम अवधि 6 महीने प्लस 6 सप्ताह या 42 दिन। एक बात और, अध्यादेश पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? तो नेगेटिव में है। क्यों? अध्यादेश इस कारण से कि लोकतांत्रिक में तो खतरा हो जाएगा, लोकतंत्र में, कि अब बैठक नहीं चल रही, राष्ट्र कोई भी चीज़ अगर पारित करवानी हो मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल कह देगी अध्यादेश के थ्रू पारित करा दो। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव में है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। परंतु पॉजिटिव, हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी बेहतरीन तरीके से हमारे संविधान को बनाया है कि देखिए उस समय परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कानून लाना बहुत आवश्यक है। अब ऐसा तो नहीं है कि इंतज़ार करेंगे संसद की बैठक का, तो बिल्कुल ये सही करा, बिल्कुल सही करा कि चीज़ें बिल्कुल अध्यादेश ला सकते हैं, राष्ट्रपति जी ला सकते हैं। परंतु क्या कर दिया अब इस यहाँ पे कि जब संसद का दोबारा बैठक होगी, ये बात भी संविधान में लिखी है, संविधान में है कि 6 माह से के बीच का गैप ज़्यादा नहीं होगा, तो 6 माह में गारंटेड है कि बैठक दोबारा होनी है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा अगर भंग हो गई है तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, तो बैठक होगी अगर अवकाश में तो 6 महीने पूरे होने से पहले ही, और 6 महीने पूरे होने के पहले ही जब बैठक होगी तो संसद के समक्ष इस अध्यादेश को रखा जाएगा। संसद के हाथ में ही शक्ति होगी कि वो इसको आगे चलने की, कंटिन्यूटी में रहने की अनुमति दे या ना दे। तो कितने बहुत सोच समझकर हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय, देखिए क्या समय था, और आगे तक की सोच रख के उन्होंने काम किया है। क्या बेहतरीन माइंड होगा, क्या अच्छा दिमाग होगा, क्या सोच होगी उनकी। अध्यादेश क्योंकि देखिए आवश्यक है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तब हम क्या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को ही लेके उसके ही ढोल पीटेंगे क्या? देश के लिए कुछ कानून लाना आवश्यक है तो बिल्कुल ला दिया जाता है, परंतु ये चीज, ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया है यहाँ पर। क्लियर? तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो बिल्कुल नेगेटिव है, परंतु अगर आपसे अध्यादेश की व्याख्या करने के लिए पूछा जाए कि कितने अच्छी तरीके से नेगेटिव होते हुए भी कैसे इसको पॉजिटिव वे में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये चीज़ें आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई कि 6 माह में बैठक होगी बिल्कुल, और संसद के सामने ही रखा जाएगा, वो ही फाइनल कहेगी कि आगे चलेगा या नहीं चलेगा, और लोकसभा भंग हो जाती है तब अध्यादेश नहीं ला सकते। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इसको पॉजिटिव बना देती हैं। हाँ, परंतु अगर पूछा जाए तो बिल्कुल नेगेटिव वे में ही है। क्लियर है? और एक और बात, एक इम्पोर्टेंट बात कि क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो बिल्कुल न्यायिक समीक्षा हो सकती है अध्यादेश की। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कई बार इस तरीके से ऐसा प्रश्न उड़ जाए, चीज़ें उड़ जाए कि अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मंत्रिमंडल ने ज़बरदस्ती ला दिया गया। राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जी कितनी भी बार अध्यादेश ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार ही लाएंगे जब सत्र नहीं चल रहे तो संसद के, नहीं, वो कितनी भी बार अध्यादेश ला सकते हैं। मंत्रिमंडल अध्यादेश पे ज़रूरत भी नहीं है तब भी अध्यादेश जारी करवाए जा रही। तो इस कारण से कि अगर ऐसा लगता है कि अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, तो बिल्कुल समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।